स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पता हो बांग्लादेश में इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो पिछले 3 टर्म से प्राइम मिनिस्टर बनी हुई हैं। और बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑपोजिशन नाम मात्र का है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब अगर आप देखिए बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है शेख हसीना के खिलाफ। ये आप देख सकते हो, बांग्लादेश ऑपोजिशन स्टेजेस प्रोटेस्ट एज इट चैलेंजेस पीएम हसीना, और क्लियर तौर पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। 10 डिमांड किए गए हैं जो मेन ऑपोजिशन पार्टी हैं। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। शेख हसीना का जो इस समय सरकार है, क्या वो खतरे में है? काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 जनवरी से यूपीएससी का हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और एंड अगेन ये वाला जो बैच है वो भी पूरा लाइव होगा। लाइव टीचिंग कराई जाएंगी 1000+ आवर्स की, जिसके माध्यम से आपका जो पूरा फाउंडेशन है यूपीएससी का, वो आप कर सकते हैं यहां पर एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आप इसको अवेल कर सकते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि लाइव क्लासेस हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। इसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा एनसीईआरटी से लेकर जितने भी चीजें अगर आप लेना चाहो, यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखोगे ना, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनफैक्ट वहां का जो पार्लियामेंट है, जैसे कि हमारे यहां पर लोकसभा कहते हैं, वहां पर सिंगल हाउस है। हमारे यहां तो लोकसभा राज्यसभा है, वहां पर सिंगल हाउस है जिसको कहा जाता है जातीय संसद। और उसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 350 सीट्स हैं। और जो सरकार में है इस समय, आपको पता होगा अवामी लीग की जो लीडर हैं शेख हसीना, उनकी समय सरकार है। और आप देख सकते हो 350 सीट में से 301 सीट अकेले अवामी लीग के पास है। और यहां पर ऑपोजिशन में अगर आप देखोगे तो नाम मात्र का ऑपोजिशन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक क्या था कि सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन है वो बीएनपी हुआ करता था, दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। लेकिन ऑपोजिशन में यहां पर आपको वो देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, उस समय यहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया था शेख हसीना की सरकार के ऊपर कि उन्होंने जानबूझकर जो इलेक्शन है उसमें गड़बड़ किया है, और इसकी वजह से यहां पर जो बीएनपी है वो हार गई है। और इसके लिए यहां पर उनके जो 7 एमपी चुने गए थे, यहां पर जो पार्लियामेंटेरियंस चुने गए थे, उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया था। तो यहां पर अब क्या है कि वापस से ये जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनकी लीडर अक्सर आप सुनते होंगे खालिदा जिया, आपने सुना होगा, वो इनके लीडर हैं। और जो कि अगेन उनके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस वगैरह लगाए गए हैं। खैर जो भी है, यहां पर अब क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा मैसिव रैली किया गया है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा। और बेसिकली बताया जा रहा है कि यहां पर वो सरकार के खिलाफ जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं, शेख हसीना से इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी खराब होते जा रही है। वहां पर जो एक पॉपुलर रिजेंटमेंट है सरकार के खिलाफ, वो ये बनता जा रहा है कि शेख हसीना अथॉरिटेरियन लीडर हैं, वो जो चाहे कराती हैं। और पिछले 3 टर्म से यहां पर वो सरकार में बनी हुई हैं। और जाहिर सी बात है, लगातार आप 3 टर्म में कहीं पर बने रहोगे, और वहां पर भी 5-5 साल की सरकार होती है, तो 15 साल से वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसकी वजह से एक इनकम्बेंसी भी आ जाती है, और वैसा ही आपको वहां पर देखने को मिलेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि पूरे बांग्लादेश में जगह जगह पर ये जो पार्टी है बीएनपी, वो लगातार रैली कर रही थी सरकार के खिलाफ, छोटे छोटे रैलीज कर रही थी। लेकिन अभी लास्ट वीक ही बताया जा रहा है कि ढाका के अंदर, वहां की जो कैपिटल है ढाका में, ये तस्वीर आप देख सकते हो, एक बहुत ही मैसिव रैली किया गया था एंड अक्रॉस द कंट्री। इस पूरे रैलीज में बताया जाता है कि हर एक रैली के अंदर 2 चेयर रखे जाते थे, एम्प्टी चेयर, ठीक है, वहां पर कोई नहीं बैठता था। 2 चेयर स्टेज पर रख दिए जाते थे एम्प्टी, और बेसिकली एक जो चेयर है वो खालिदा जिया उनके नाम पर होता था, क्योंकि बीएनपी की जो इस समय चेयरपर्सन खालिदा जिया हैं, उनको 2017 में 7 साल की सजा सुनाई गई थी करप्शन के केसेस में। 2020 में उनको रिलीज कर दिया गया था, ये कहकर कि वो ढाका को छोड़ नहीं सकती। और इसी की वजह से यहां पर जो रैली होती है उसमें एक चेयर उनके लिए छोड़ दिया जाता है, और जो दूसरा चेयर है वो उनके बेटे और जो एक्टिंग चेयरपर्सन है इस समय बीएनपी के
तारिक रहमान, उनके लिए छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, तारिक रहमान को 2004 में शेख हसीना का असैसिनेशन कराने के आरोप में यहां पर उनको लाइफ सेंटेंस सुनाया गया था और इस समय ये लंदन में है। ये जो उनके बेटे हैं वो इस समय लंदन में है। तो एक प्रकार का सिंबॉलिक जेस्चर किया जा रहा है, 2 चेयर यहां पर एम्प्टी कर दिए जाते हैं। और जो ढाका के अंदर रैली हुआ उसके अंदर ये जो पार्टी है उन्होंने 10 डिमांड रेज किए थे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि देश के अंदर अगले साल जो नेशनल इलेक्शन होगा, क्योंकि पिछला इलेक्शन मैंने आपको बताया था ना 2018 में हुआ था, तो अगले साल 2023 में इलेक्शन होने वाला है। तो उसके पहले यहां पर बीएनपी ये जो पार्टी है उनका ये डिमांड है कि यहां पर न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन बने बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट। मतलब तो सबसे पहले तो बांग्लादेश के अंदर इस समय जो सरकार है उसको रद्द करके एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनना चाहिए और ये केयर टेकर गवर्नमेंट एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेगी जो कि पूरा इलेक्शन का जो चीजें हैं वो यहां पर संभाला जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और उसके साथ साथ बांग्लादेश में भी अगर आप देखोगे तो ईवीएम का एक मुद्दा चलता रहता है। जैसे भारत में तो अक्सर आप देखते ही हो ईवीएम को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, तो बांग्लादेश के अंदर भी जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि आप ईवीएम को अबॉलिश कर दीजिए। इसके साथ साथ उनका यह भी डिमांड है कि जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, उनके ऊपर कन्विक्शन किया गया, अरेस्ट किया गया है, उनको तुरंत रिलीज किया जाए और जो भी फॉल्स केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं उसको हटा दिया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, अक्सर कई बार आप ये भी सुनते होंगे ना कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू टेंपल्स के ऊपर अटैक हुआ है, जो काफी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वहां पर बांग्लादेश के अंदर, वो यहां पर अटैक कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको जो लिंक है और जो उनको सपोर्ट मिलता है वो बेसिकली जो खालिदा जिया की पार्टी है उनकी तरफ से काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा। तो भारत के पर्सपेक्टिव से तो जो शेख हसीना है वो काफी बेटर है इन कंपैरिजन टू खालिदा जिया। अब यहां पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स आया? बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार है, देखिए उन्होंने यहां पर क्लियर तौर पर कर दिया है कि जो भी डिमांड है बीएनपी के द्वारा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा, इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं होगी। मतलब कि क्या इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जो भी है इसको लेकर अवामी लीग कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है, ना तो सरकार इसके बारे में कुछ कह रही है। और ढाका में जो रैली हुआ था, आप यूं समझिए उसके जस्ट पहले यहां पर कुछ लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया था अक्रॉस द कंट्री। इसमें यहां पर पुलिस और बीएनपी के लीडर्स में यहां पर काफी ज्यादा क्लैश भी देखने को मिला। एक पर्सन की मृत्यु भी हो गई थी, 2 बड़े लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया था। और पुलिस ने फाइनली क्या किया कि अभी ये जो पिछले हफ्ते रैली हुआ था ढाका में, उसके लिए परमिशन दे दिया। लेकिन जिस प्रकार का रिस्पांस आया, ये मैंने आपको दिखाया ना तस्वीर, जिस प्रकार का यहां पर बीएनपी को रिस्पांस मिला है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यहां पर जो बांग्लादेश की सरकार है वो कुछ हद तक बैकफुट पर आ गई है, कि कहीं ना कहीं यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको काफी ज्यादा सपोर्ट इस समय वहां के लोगों से मिल रहा है। अब ये सारी चीजें तब हो रही हैं दोस्तों, यहां पर आप समझिए कि बांग्लादेश की जो लीडर है शेख हसीना, उनके ऊपर भी काफी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं करप्शन में वो भी शामिल हैं, अथॉरिटेरियन जो रिजीम होता है वो भी कर रही हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न उनकी वजह से हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो 15 साल से वो लगातार सरकार में है, तो जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जॉब्स की दिक्कतें हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, देखिए ये पैंडेमिक की वजह से हुआ था, रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसकी वजह से जो इकोनॉमिक में प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की इकोनॉमी देखोगे पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा ग्रो की है, लेकिन अभी रीसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। और इसका जो ठेकरा है वो कहीं ना कहीं पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर सरकार ब्लेम कर रही है। नवंबर के महीने में, इनफैक्ट आपको याद होगा 1-1.5 महीने पहले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहां पर एग्री कर दिया कि वो $4.5 बिलियन का बेल आउट पैकेज ये प्रोवाइड करेगी बांग्लादेश की सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से शेख हसीना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बुरी तरह से कर रही हैं, रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रही हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि पद्मा ब्रिज, आपको याद होगा काफी बड़ा ब्रिज बनाया गया है पद्मा रिवर पर, तो वो जो ब्रिज बनाना वो एक प्रकार से वेस्टेज है। करप्शन के केसेस हो गए, और जिस तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो वापस जा रहे हैं बांग्लादेश से, ये आरोप शेख हसीना के ऊपर लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश भी एक प्रकार से जो हालत श्रीलंका की हो गई है, पाकिस्तान की हो गई है कि आईएमएफ को मदद करना पड़ रहा है, तो वही हालत आपको बांग्लादेश का देखने को मिलेगा। रीसेंट वीक्स में आप देखोगे तो जो करप्शन का केस है, मैं आपको यहां पर एक एंगल दिखाता हूं, वहां पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है
इसका नाम है एस आलम ग्रुप। इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के साठ घाट में यहां पर ये वाली जो कंपनी है एस आलम ग्रुप जो है वो शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे करप्शन कर रही है, क्योंकि आरोप ये लगा है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी वहां की जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका नाम है इस्लामी बैंक, उन्होंने बहुत सारा लोन जो है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप को दिया है। जैसे कि मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि भारत के अंदर भी अक्सर आप आरोप सुनते हो ना कि यहां पर अडानी ग्रुप को बहुत सारा लोन मिल रहा है, क्या सरकार के साथ कोई साठ घाट है? तो वही काफी हद तक आरोप जो है वो आपको बांग्लादेश के अंदर ये जो कंपनी है एस आलम ग्रुप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। ऑल्दो शेख हसीना ने यहां पर एक इंक्वायरी ऑर्डर किया है कि इतना सारा लोन एक ही ग्रुप को कैसे मिल गया, इतनी सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी का हालत है वो एक प्रकार से शेख हसीना के लिए बहुत बड़ा सरदर्द का कारण बन सकती है। और आगे चलकर क्या होगा कि आईएमएफ से लोन लेने के बाद यहां पर बहुत सारे कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं सरकार को, तो जब वो कंडीशंस फुलफिल किए जाएंगे तो अगेन बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकती है जो कि शायद वहां के लोगों को पसंद नहीं आएंगी। जहां तक भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस का सवाल है, इन सारी चीजों के बीच में आप यूं समझिए, जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि न्यू दिल्ली और शेख हसीना की सरकार काफी ज्यादा क्लोज है इस समय। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेख हसीना की सरकार भारत के लिए मददगार साबित हुई है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे ना, जो खालिदा जिया की सरकार, मैं आपको बताऊं तो 1991 से 96 के बीच में खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी और 2001 से लेकर 2006 के बीच में भी खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी। तो उस समय भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत खराब हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत इस बात से कंफर्टेबल है कि शेख हसीना के आने से जो इस्लामिस्ट फोर्सेज हैं बांग्लादेश के अंदर, जो एक्सट्रीमिज्म को फैलाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान भी रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है बांग्लादेश के अंदर, उसको काफी हद तक खत्म करने में शेख हसीना कामयाब रही हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भारत का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो शेख हसीना इज बेटर फॉर इंडिया। इसके अलावा यहां पर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी ये आया है कि क्योंकि दिल्ली मतलब भारत और शेख हसीना की सरकार काफी क्लोज हैं, तो वहां के लोगों में काफी हद तक परसेप्शन बनने लग गया है कि शेख हसीना एक प्रकार से जो हिंदुत्व गवर्नमेंट है, क्योंकि वो लोग ऐसा ही सोचेंगे। बांग्लादेश के अंदर काफी सारे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो ये सोचते हैं कि शेख हसीना की सरकार जो भारत के अंदर एक हिंदुत्व गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करती है, बीजेपी को सपोर्ट करती है। तो ये सारे पॉलिटिक्स इस समय आपको देखने को मिल रहा है। खैर जो भी है, इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हर एक एंगल पॉइंट ऑफ व्यू आपको चीजें जानने को मिली होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर भारत और बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर दो स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन यूज दिस कोड अंकित लाइव और ये बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए ताकि आप अपनी सीट बुक कर सकें, जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।